सत्तर के भी आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। अगर बात करें जम्मू, इस टाइम जो है सियासी मुद्दे बनते जा रहे हैं। जो एक परिसर की रिपोर्ट सामने है उस पर देखिए कि हर एक पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। उसमें इंक्लूड टू बीजेपी भी के कई छोटे अधिकारी जो है वो रिजाइन पेश कर चुके हैं, क्योंकि यो एक कहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के कई नेताओं से हमने बात की तो उनका कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, किसी पार्टी का हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं। इस सब पे बात करें, हमारे साथ जम्मू का हर एक वर्ग इनको जानता है। तरनजीत सिंह टोनी साहब हमारे साथ हैं, जो डीडीसी मेंबर हैं और ये जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों को लेकर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर, सबसे पहला तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर, जो परिषद की रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, सियासी हलचल जो है अब स्टार्ट हो चुके हैं जम्मू, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो अभी जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हो, इसको आप जिसको आप परिसरण की रिपोर्ट कह रहे हो या डिलिमिटेशन की रिपोर्ट कह रहे हो, ये बेसिकली बीजेपी की डिलिमिटेशन कमीशन था। ये आम जनता के लिए या निष्पक्ष या इंडिपेंडेंट या इंसाफ पसंद या जिसको कहें कि ईमानदार कमीशन था ही नहीं। इन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ के पीठ पे छुरा घोंपा है। हम इनके पास मांगने गए थे सिखों की एक सीट के लिए, इन्होंने कहा हमारा मैंडेट नहीं है। तो हमने कहा कम से कम इतना मैंडेट तो है कि कम से कम जहां सिखों की मेजॉरिटी है उसको तो ख़त्म मत करना। जैसे गांधीनगर में थी, जैसे आरएसपुरा में थी, जैसे नौशहरा में थी, इन्होंने वो सारा इस तरह से बीजेपी ने और आरएसएस की माइक्रोस्कोपिक जो है सुपरविजन के तहत ये डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है। कहते जी जस्टिस हद कर रहा है। ये जस्टिस दिया हमारी कौमों को, सिखों को। आपने ये एहसास जब आपको हो गया, जब किसान आंदोलन में के जाटों और सिखों का एक मुख्य भूमिका थी, वहाँ बाकी भी बरादरियों ने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसने हल पकड़ा है वो किसान है, जो खेत में काम करता है वो किसान है। तो जब किसानों के मुद्दे पे पंजाब से ये शुरू हुई, एक एजिटेशन शुरू हुई इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो मोदी जी के सरकार ने ये किसानों को भेंट किए थे, तो आप ये समझे कि जब इन्होंने देखा कि यूपी में थोड़ा सा 1-2 जब प्रधानमंत्री के जलसे में लोग नहीं आए तो इनको पता चल गया कि सियासी जमीन खिसक चुकी है। तो इन्होंने फिर, ये कोई किसानों के प्रति प्यार नहीं जागा था, लेकिन वहां से जब क्या देखा कि ये लोग मुखालिफ हो गए हैं वहां पे जाटों के इलाके में इनका घुसना मुश्किल हो गया, वहां पे सिखों के इलाकों में इनका जाना दुर्भर हो गया, तो इन लोगों ने हमारा सियासी कत्ल यहाँ किया कि ये जो परिसरण हो रहा है, यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसको बिल्कुल एक तरफ रख के उन्होंने खुद, ये बीजेपी का कमीशन था, इन्होंने वहाँ से देखो, मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, नानक नगर अलग, डिगियाना अलग, फिर उधर से गाड़ीगढ़ अलग, गाड़ी को साथ ले, गाड़ीगढ़ को लेके आगे जब सिंबल को डालना था तो पूरा सिंबल डालना था, वहां से सिखों की एक पंचायत उठा के आरएसपुरा में डाल दी गई, नौशहरा को उठा के आगे दूसरी तरफ डाल दिया गया, सुंदर बनी इधर कर ली गई क्योंकि रविंद्र रैना जी की मर्जी नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा बीजेपी का। रामगढ़ की जो सीट थी वहां पे कोई भी जीतना, जाट जीतना था, तो इन्होंने देखा हमारे ये तो यार हमारे को वो हो जाएगा, और नए जो सलाथिया साहब इनके पास गए थे तो इनको लगा कि सलाथिया साहब हमारे पास जो आ रहे हैं तो उनको सीट देनी है। विजयपुर को ओपन रखने के लिए रामगढ़ को रिजर्व करना बड़ा जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया, आप ये देखें बड़े ध्यान से, आप जब रामगढ़ से विजयपुर आएंगे, विजयपुर से फिर आप सांबा जाएंगे, सांबा से आगे 3 किलोमीटर आगे जाके ध्यानी पटवार सर्कल पड़ता है, वहां से 2 पंचायतें उठाई। देवेंद्र मनियाल जो सांबा का पहले वो थे एमएलए, उनको उस का हिस्सा बनाने के लिए कि लगे कि ये जो बाहर से नहीं आए हैं, ये उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है जो रिजर्व है,
वो पूरा पटवार सर्कल जो उठा के डाला और वहाँ से 7-8 हज़ार जो है शेड्यूल कास्ट वोट डाला और उसको रामगढ़ को जो है इन्होंने जाटों का गला घोट दिया। ठीक है, जिसको ओपन होना चाहिए था उसको रिजर्व कर दिया। आरएसपुरा को 26 साल की रिजर्वेशन के बाद जिन जनरल कैटेगरी के लीडरों ने इंतजार किया होगा, आज मुझे बताएं उनको क्या जवाजियत बंदी है कि उसको दोबारा रिजर्व कर दिया गया है? कोई जवाब इसके पास? जो जस्टिस मैडम बैठी थी कमीशन में, है कोई जवाब आपके पास? मैं तो कहता हूं, मैं चैलेंज कर दूंगा, आप आए इलाके में, क्या आपको पता है कि आपने कौन सा गला काटा है, किसका गला काटा है? और मैं आपको ये बता दूं, बीजेपी वालों, खासकर जो अशोक कोल जी हैं, आप पंडित कम्युनिटी से हो तो आपको याद भूल गई होगी हमारे इतिहास की। आपका धर्म खतरे में था जिस दिन आप रोते चिलचिलाते हुए हमारे गुरुओं के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने उस वक्त की जालिम और जबर हुकूमत जो थी मुगलों की हुकूमत से टकरा लिया था, क्योंकि आपके को इंसाफ देने के लिए, और आपके हाथ में सत्ता आई तो आपने हमारे साथ ये किया, सिखों की जहां अक्सरियत थी उसको काट के रख दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, आप एहसान फरामोश हैं, आप सिखों के कातिल हैं। रविंद्र रैना जी, आपके जनेऊ इसीलिए सलामत है कि हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी, ये सिला दिया आपने। आप हमारे साथ झूठा प्यार जताते हैं। आप लोगों को आज भी वक्त है कि ऐसे ये कत्लो गारत जो सियासी कत्ल शुरू करने किया आपने सिखों का, इसको बंद कर दें, ये नंगा नाच बंद कर दें, ये घटिया काम बंद कर दें। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि आपने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन नियत को मुराद मिलती आई है, नियत को मुराद मिलेगी। और यहां कंस जैसे जो अभिमानी थे, जिनके साथ में सत्ता थी, जो क्रूर थे, वो गए। जो रावण जैसे विद्वान थे, जब उनको अहंकार हो गया, परमात्मा खुद नीचे आए और उनका सत्यानाश हो गया। हमारे गुरुओं ने जंग लड़ी मुगलों के खिलाफ, हम जंग लड़ेंगे, हम उसी गुरु के बेटे हैं, हम जंग लड़ेंगे आपके खिलाफ। साहब, आपको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जीते हो, डीडीसी मेंबर, और लोगों ने आपको जिताया था, उसके बाद से आपने लोगों के काफ़ी मुद्दे उठाना शुरू कर दिए थे। अगर मैं बात करूं बॉर्डर बटालियन के बच्चों की, बीएसएफ, सीआईएसएफ, वो भी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, आपने उनकी भी आवाज़ उठाई। और आप थोड़े दिन पहले जो एक रूपनगर में हुआ, आपने वहाँ भी आवाज़ उठाई। लगातार आप आवाज़ उठाते रहते हो इसी मुद्दों को लेकर, लेकिन ये जो हुआ है, इस पर क्या अगली कार्रवाई आप क्या करेंगे? यो देखें, अभी कई लोग वहां बात कर रहे हैं सुचेतगढ़ में कि जब बीजेपी के प्रत्याशियों को, इनको लगा लीडरों को कि यहां पे हमारी करारी हार होगी आने वाले दोबारा समय में, तो अपोजिशन का कोई जीतेगा। ये भी एक वजह रही इसको रिजर्व करने के लिए, ये भी एक वजह रही। सीआईडियां कराई गई है वहां पे, अगर वो ऐसा हिस्सा जोड़ दिया जाए तो क्या वो हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा? उसके बावजूद भी जो रिपोर्टें आई वो इनके खिलाफ आई, ये भी बड़े मुद्दे रहे। लेकिन आप देखें ना, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, कौन इनके उसमें खुश है? बॉर्डर बटालियन का वादा किया, आज बॉर्डर ही तोड़ दिया। कहां जाएंगे लोग जब आपकी सियासी आवाजें बंद हो जाएंगी? वहां पे आपका सियासी रहनुमा कोई नहीं रहेगा तो कहां रहेंगे? इन्होंने हमारा देखो ना, सिखों का सत्यानाश कैसे 1 by 1 करके किया। पहले पंजाबी जुबान को 8वें शेड्यूल में लाना था, लाया इन्होंने डोगरी को लाया। हम डोगरी के खिलाफ नहीं है, हम किसी उर्दू के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो भी हमारी भाषाएं हैं। लेकिन यार हमारी पंजाबी भी तो थी, उसने क्या बिगाड़ा था आपका? वो हमारा हक नहीं है क्या? हमारी मातृभूमि, मातृ जुबान हमारा हक नहीं है? हमने इस हिंदुस्तान के लिए अगर देखा जाए तो सिखों का इतिहास देखो तो सबसे ज्यादा फांसी पे अगर कोई किसी ने बंदे को चूमा तो वो सिख कौम के लोगों ने चूमा। कोई इसलिए थोड़ी चूमा था कि सिख खतरे में थे, उस वक्त देश खतरे में था। और देखें कहीं है आरएसएस का नाम कहीं इतिहास में कि इन्होंने आजादी की जंग लड़ी? है बीजेपी का नाम? अगर ये तो अगर इनकी उस वक्त हुकूमत होती या ये लोग सत्ता में होते, आज तक देश कभी काम आजाद नहीं होता। ये तो हमेशा अंग्रेजों की चापलूसी करते आए। आप देखें ना, इनका कौन सा काम ठीक है? वीर सावरकर जिसको आप बोलते हो, वो माफीनामे वाले वीर सावरकर को आज वीर बोलते हो आप, जो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। इतिहास है ये। सो इनका ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये हमारी जो हम अब पर्चा भरेंगे रविंद्र रैना के खिलाफ,
जहां से वो इलेक्शन लड़ेगा वहां भी पर्चा भरूंगा मैं, सिर्फ इसलिए वो जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं है, वो इसलिए भरेंगे कि हम, वो जीत हार उस परमात्मा के हाथ में, हम इसलिए लड़ेंगे कि बीजेपी को इस बार वोट नहीं चोट देनी है। तमाम बरादरियां जो है इससे नाखुश हुई हैं। आप राजपूत लोग, मैं कल बात कर रहा था, वो मक्खन जी है, उनके पिताजी मेरे मामा श्री लगते हैं क्योंकि वो पीछे छंब से थे, वहाँ से मेरा एक रिश्ता है हमारे, तो वो मुझे कह रहे थे भांजे हम भी बड़े परेशान हैं कि हमारा कुछ वोट आगे पीछे कर दिया, हम कहाँ जाए, कॉन्स्टिट्यूंसियां कैसे काट दी हैं, कैसे उथल पुथल मच गया। इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूंसियां डिलिमिटेशन होती थी, कभी ऐसी 70 साल में इतनी घटिया डिलिमिटेशन कभी नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप बताएं ना मुझे। जाट परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, तो आप समझते हो ये नौकरियां? ये आज वो मुझे कोई कह रहा था पुलिस ने डंडे बरसाए उनके ऊपर। आप पुलिस को दोष मत देना। आज जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी वाले, उन्होंने आप पे लाठियां बरसाई, जो लड़के बच्चे और बच्चियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मैंने तो कहा जितने आप लगे हैं डेली वेजर, इन्हीं को पक्का करो, तुम्हारे से तवक्को कोई नहीं है। कहते 700 से ऊपर बच्चा पंजाब J&K बैंक में हरियाणा से आके बाहर की स्टेटों से लाके ला दिया इन्होंने। ये जम्मू के साथ इंसाफ किया। माइनिंग माफिया लाया तो इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अध्यक्षता में माइनिंग माफिया यहां पर आके बैठ गया। इन्हीं की अध्यक्षता में आके लिक्कर माफिया यहां पे, पॉन्टी चड्डा यहां पे लाया यूपी से, इन्होंने यहां लाया उसको, जिसका यूपी में पूरा माफिया था लिक्कर का, वो यहां आ गया यहां पे। और मेरे ही शहर के कोयला कह रहा था हमें क्या लालों को चोट लगी है, तो क्या लाले हमारे नहीं है? उन्होंने हमारे ही बच्चों को नौकरियां दे रखी थी। मैं आज बताना चाहता हूं जम्मू वालों, जागो आज। ये वो बीजेपी नहीं है जिसने ये नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। इनको अपना साथ चाहिए, लेकिन लोगों का सत्यानाश किया इन्होंने। जब 400 रुपया सिलेंडर था, 365 रुपया था एक्चुअली, तो तब बड़ा शोर डाला, 365 हो गया जनाब, क्योंकि 350 था तो 15 रुपये बढ़ के 65 हुआ था, तो इन्होंने शोर डाल दिया था भारत बंद कर दो। आज 1065 पे पहुंच गया। शर्म नहीं आती आपको? आज नहीं भारत बंद होता। आज पेट्रोल के दाम बड़े जो चढ़ गए हैं, तो आज नहीं शर्म आती? आपने गोवा में तो दे दिया कि भाई हम 3 साल के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो ये पूरा नारा हिंदुस्तान में भी दो ना। वहां पे फिर अंबानी और अडानी आपके जो 2 चहेते हैं, ये गरीब हो जाएंगे। फिर आज दुनिया में अमीर लोगों की, जो अडानी दिल्ली में स्कूटरों पे घूमता था 80s में, आज वो अडानी जो है वो बीजेपी के राज में कहां से कहां पहुंच गया। आज अमीर को अमीर कर रहे हैं और गरीब को और गरीब कर रही है ये वो भाजपा है। और लोगों आज भी जाग जाओ, सियासी लड़ाइयां होती रहेंगी और सारी कम्युनिटीज को आवाज दूंगा। सारे अपने हाथ मिला लो। शेड्यूल कास्ट, आज मोहन भागवत जी ने बड़ी बार पहले बयान दे चुके हैं कि 2024 में हम ये आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देंगे। बड़ी बार ये बयान सुन लिया, आरएसएस की थिंक टैंक यही कहती है। तो मैं समझता हूं जनाब आज वक्त आ गया है, अंबेडकर के वासियों, इस देश के वासियों, हम इस देश में, हम जो अंबेडकर साहब ने कानून लाया उसके बिना पे आज जिंदा हैं। अगर वो कानून नहीं होता, ये जो कानून लाना चाहते हैं मनुस्मृति का, वो हमको कबूल नहीं होगा। टोनी साहब, मेरा अंतिम सवाल, एक नया कानून भी जो है जम्मू कश्मीर यूटी में अभी लागू नहीं हुआ, हो जाएगा। अगर हमने गांव में घर बनाना है, वहीं से जीते हो, वहां भी सरपंच से पहले आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन क्या अपनी ही जमीन, अपना ही घर, वो भी सरपंच के पास जाना पड़ेगा, चक्कर लगा, तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे, लोग वहां से भी लोग, कुछ लोग जो है वो परेशान है। ओ जनाब, मुझे पूछो, अगर आप सरपंच हो, आपकी एक से नहीं बनती, तो आप उसको परमिशन ही नहीं दोगे जी। तो 1,30,000 रुपया सिर्फ आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देते हो आप, तो फिर उसमें वो डंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या? वो तो फाउंटेन ऑफ करप्शन का एक और बड़ा वो खोल दिया, जखीरा खोल दिया। ये जनाब अफसरशाही चल रही है इस रियासत में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने वो गुजरों का घर जला दिया, वहां पे तोड़ दिया, वो फॉरेस्ट लैंड पे बैठे हुए हैं वहां पर,
लेकिन वहां पे वो बाली भगत का महल बन रहा था, वहां उसका आशियाना बन रहा था, उसको लगा कि मेरे आगे ये गुजरों के जानवर गंद डालेंगे, ये डालेंगे, उसने ये चाल भरी और उनका आशियाना तोड़वा डाला। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि हमारे पास दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, हम मुसलमानों पे एक्शन करेंगे, हिंदू खुश हो जाएंगे। भाई यार, हिंदू के बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए, हिंदू के बच्चों के घरों में विकास नहीं चाहिए, उनको गलियां नालियां नहीं चाहिए, उनको पक्की रोड नहीं चाहिए। भाई हिंदू सिर्फ राम के नाम पे तो चलता है, वो तुम्हारे बगैर भी चलता था। आप कोई राम के ठेकेदार नहीं है, राम सर्वव्यापी हैं, वो इस दुनिया के राम है, किसी बीजेपी के राम नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लोगों जागो और हाथ मिलाओ। मैं कहता हूं सारे हाथ मिला लो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो भी जीता उसको जिता दो, किसी पार्टी के बंदे को जिता दो, लेकिन बीजेपी को डिफीट कर दो। शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज, सिख, जाट सब हाथ मिलाओ और बीजेपी को हरा दो जहां जहां खड़ी है। अगर इन्होंने हमारा सियासी कत्ल करना जायज ठहरा रहे हैं, अगर आज भी ये नहीं जागे, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं सीधे तौर पे कहता हूं, जो डीलिमिटेशन कमीशन था वो रबर स्टैंप था बीजेपी की, उन्होंने ठप्पा लगाया, दस्तखत किए, खड़क, बस उनका इतना ही काम था। यहां पे एक वो मूक दर्शन बन के बैठे रहे, सुनते रहे, बस उनको मजा था हमने कुछ नहीं खाना, ऐश करी, इधर उधर घूमे, कश्मीर घूमे, आगे पीछे घूमे, सैर सपाटा किया, तो उनको पता था भाई दस्तखत इन्होंने, हमने तो दस्तखत ही करने हैं। उस दस्तखत के लिए वो सैर शैर की और चले गए, और हमारे लोगों की जितनी रिप्रेजेंटेशन थी, मैं कहता हूं उसको वापस निकालो। देखो हमने क्या लिख के दिया था, हमने तो सिखों के लिए सीट मांगी थी। और जब हम गए थे, इनके जो एमएलसी हैं खालसा जी, वो भी हमारे साथ गए थे, सिखों का पूरा डेलीगेशन गया था। तो वो सब मैं कह रहा हूं, वो सब कूड़ा रद्दी डाल में डाला इन्होंने। अपने बीजेपी ने जो नक्शा बनाया था, इधर की बात उधर जोड़ दी जाके। और देखो जो मेंबर पार्लियामेंट सीट बनाई है, आप पूरी की पूरी जम्मू में रखो, रामबन तक ले जाओ उस इलाके को, लेकिन 100 किलोमीटर जाके दूर पुलवामा में जो उधर अनंतनाग में जोड़ दिया जाके। क्या जनाब आप कर रहे हो आप? लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि आज भी वक्त है, जाग जाओ। वहां से सिखों का एरिया और जाटों का एरिया काट के, नौशहरा का काट के दूसरी तरफ लगा दिया, ताकि वो अक्सरियत में न रह सके। मैं बड़े विनम्र तरीके से सभी बरादरियों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि अगर जरूरत पड़ी ये लोग आपके तलवे भी चाटेंगे वोटों के लिए, लेकिन पिघलना मत। एक पक्का फैसला कर लो कि इनके खिलाफ वोट डालना है। बीजेपी को वोट नहीं देना, चोट देनी है इस बार। बीजेपी को वोट नहीं देना, चोट देनी है इस बार। और सारे हाथ मिला के जो भी ऑपोजिशन में जीतता है, जिस भी पार्टी का जीतता है, उसको जिता दो, लेकिन बीजेपी को इस बार हरा के यहां से बाहर निकाल दो। तो ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी, जो डीडी से मेंबर थे, और काफ़ी रोष भी उन्होंने जताया, क्योंकि जो परिषद की रिपोर्ट आई है उसके बाद से लगातार जो अन्य पार्टियां हैं वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर। आखिर हाल में होगा क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इसीलिए और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े सत्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।